हाय दिस इज क्लास नंबर 28 जनरल स्टडीज रिवीजन। आज हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के ये सारे टॉपिक्स इन अराउंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम में कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद पॉलिटी। पॉलिटी के क्विक फैक्ट्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होता है। दिस इज रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और एक यूनियन है। इनके बीच में किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट होगा, वो होगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो होता है ऑल इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में भी। 28 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ इंटर स्टेट, then also it is original jurisdiction of the honorable supreme court. Who has the power to enlarge the jurisdiction of supreme court with respect to any matter contained under the union list? union list के किसी भी मैटर पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना है, ये पावर किसके पास है? ये पावर है पार्लियामेंट के पास। Who has the power to increase the number of judges of the Supreme Court? तो ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। एडहॉक जजेस होते हैं, टेम्पररी, अगर शॉर्टेज हो रहा है जजेस का तो एडहॉक जजेस होते हैं। दे कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। CJI विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। Any act violating Article 13(1), 13(2), 13(2) फंडामेंटल राइट्स चालू हो गए। 13(2) of the Constitution shall be declared unconstitutional सुप्रीम कोर्ट, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। अपील बाय स्पेशल लीव वर्ड कई बार न्यूज में होता है। अपील बाय स्पेशल लीव, व्हाट डज दैट मीन? Supreme Court granting in its discretion special permission to appeal from any judgment passed by any court. लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिसीजन तो हम लेंगे, तो स्पेशल लीव से वो डिसीजन सीधा लोअर कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। दिस इज अपील बाय स्पेशल लीव। फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन borrowed the idea of judicial review from the constitution of the USA. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है इंडिया में, नॉट लाइक यूएसए। इम्पार्टिंग जस्टिस, जब सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस देना है तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यूजुअली कैसे देती है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कोई भी लॉ है वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अगर फॉलो हुआ है देन वो सुप्रीम कोर्ट इसकी डिटेल में नहीं जाता कि दिस राइट और रॉन्ग। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट उसको करेक्ट मान लेता है। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। सो सुप्रीम कोर्ट रिलाई कर रहा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पे। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इसलिए जुडिशियल रिव्यू रिस्ट्रिक्टेड है। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से आया है। अपील बाय स्पेशल लीव मतलब लोअर कोर्ट से हाई अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन अपने पास लिया, आर्टिकल 13(2) के अगेंस्ट है, वॉयलेट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेगा। CJI एडहॉक जजेस बना सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नंबर ऑफ जजेस पार्लियामेंट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और यूनियन और स्टेट के मैटर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। ओके, सो नाउ दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, तो जो 10th शेड्यूल है इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन एक्ट। ये इंक्लूड हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के बाद। इसमें प्रोविजंस हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा इलेक्टेड मेंबर्स का ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। एक्चुअली क्या हुआ था, एक टाइम आया था जब आया राम गया राम था, जो पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था, जो MLAs MPs का है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, इसको चेक करने के लिए था ये एंटी डिफेक्शन लॉ। अब जो ग्राउंड्स हैं डिफेक्शन के अंडर दैट एंटी डिफेक्शन लॉ वो क्या है? अगर किसी इलेक्टेड मेंबर ने वॉलंटरी गिव अप कर दिया मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गई, आपकी सीट भी गई। इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय इट्स पॉलिटिकल पार्टी और एनीवन ऑथोराइज्ड टू डू सो, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने बोला हाउस में ये वोट हो रहा है, आपको आके वोट डालना है, अपने पॉलिटिकल पार्टी के आप मेंबर हो, उसके सांसदों से
बट आपने वोट नहीं डाला तो एब्सटेन हुए तो आपको पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता जाएगी और डिफेक्शन लग जाएगा। प्री कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एब्सटेंशन है फ्रॉम वोटिंग, शुड नॉट बी कंडोन बाय हिज पार्टी। अगर अब ऐसा भी है कोई पर्सन वहां पे अप्रूवल के लिए नहीं जा पाया, वोटिंग के लिए नहीं जा पाया, उसने पहले से परमिशन ले रखी है, तो उस केस में उसको रिलीफ मिलेगा, तब वो एब्सटेंशन नहीं कहलाएगा। कोई भी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, उसके बाद आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे तो डिफेक्शन लगेगा। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है 6 महीने के बाद, तो उधर डिफेक्शन लगेगा। तो विद इन 6 मंथ्स कर सकता है, 6 मंथ्स के बाद करेगा तो डिफेक्शन लगेगा। 1985 के एक्ट में डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ द इलेक्टेड पार्टी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसिडर्ड अ मर्जर। तो पहले मर्जर क्या था कि 1/3 लोग ए पार्टी के बी में जा रहे हैं तो उसको मर्जर बोल रहे थे। 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जो था उसको मर्जर कहा गया था, डिफेक्शन बाय 1/3। बट 91st में क्या हुआ, इसको चेंज किया गया और अब ये 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्टी हो गया है। अगर वो फेवर ऑफ मर्जर में है तो फिर उसको मर्जर माना जाएगा, वरना नहीं। पहले 1/3 था, अब 2/3 है। मेंबर्स जो डिस्क्वालीफाई होते हैं कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ सीट इन द सेम हाउस। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी ए थी, इससे रिजाइन कर दिया, अब वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, बाय इलेक्शंस होंगे, यही कैंडिडेट अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़के फिर से हाउस में पहुंच जाएगा। तो दिस इज अगेन वन लूप होल। देन डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो चेयरमैन या स्पीकर वहां पे बताएंगे, चेयरमैन या स्पीकर, और ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर रहेगा जो डिसीजन है। तो डिस्क्वालिफिकेशन चेयरमैन या स्पीकर ऑफ सच हाउस कर रहे हैं। अब इससे फिर से नए चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज जैसे स्पीकर ऑफ हाउस है, ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता तो छोड़ नहीं रहा है, तो क्या ये न्यूट्रल हो पाएंगे? देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। क्या इनको इतना जुडिशियल नॉलेज है? तो इस पे सवाल उठता है और इनका डिसीजन जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो ये बेसिक्स हैं, इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन एक्ट। अब मेंस में जैसे ये आया तो इश्यूज क्या हैं इसके, कि ये अंडरमाइन कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एमपी एमएलए जो चुना गया, अब उसको केवल पार्टी लाइन फॉलो करना है, वो अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस नहीं रख पा रहा है, वरना डिफेक्शन लग जाएगा। फ्रीडम नहीं है जजमेंट, वोट करना है, जैसा पार्टी ने कहा वैसा वोट करना पड़ेगा। तो ये अंडरमाइन कर रहा है लेजिस्लेचर को। वो पॉलिसी बिल्स में इंडिपेंडेंटली पार्टी लाइन के अलग कुछ नहीं बोल पाते। एमपी जो होते हैं वो केवल पार्टी लाइन और उनके पपेट्स बन के रह जाते हैं। तो ये अंडरमाइन करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है क्वेश्चंस, मोशंस में। अगर लूज सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी लोकसभा का होता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। ड्यू टू एंटी डिफेक्शन लॉ ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो कई बार ब्रोकन नजर आई पॉलिटिकल पार्टी में। देन कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो भी डिफीट होता है। कंट्रोवर्शियल होता है एट टाइम्स रोल ऑफ स्पीकर, बिकॉज उन्होंने रिजाइन नहीं किया है जिस पार्टी से वो चुनाव जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दैट इज वाई इसमें कहा था कि ठीक है स्पीकर का डिसीजन है बट उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। रिकॉग्निशन अब ये स्प्लिट को नहीं देता है। एंटी डिफेक्शन लॉ 91 2000 अमेंडमेंट के बाद क्रिएटेड एन एक्सेप्शन फॉर एंटी डिफेक्शन रूलिंग। रिकॉग्निशन नहीं है, मर्जर को है पर स्प्लिट को नहीं है। देन इसके बाद 2/3 जो है मर्जर बाद में कर दिया गया, बट अभी भी अमेंडमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज स्प्लिट, इंस्टेड रिकॉग्नाइजेज अ मर्जर आफ्टर 2005 वाला अमेंडमेंट। सो ये कुछ चैलेंजेस है एंटी डिफेक्शन लॉ में। ओके और ये जो डिफेक्शन है ये जरूरी है लॉज स्ट्रॉन्ग रहना, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ अवर लाइक चुनाव है जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है उसका ये बेसिक एसेंस है, ये जो एंटी डिफेक्शन को रोकना, डिफेक्शन को रोकना। सो दिस इज एंटी डिफेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बनेंगे। देन हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मेजर कैनाल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। आप अपना मैप रेडी रखिए, जो भी एटलस आपके पास है उसमें ये सारी एंट्रीज आप नोट करिए, स्टिकी नोट्स लगाइए, सारी चीजें एक पेपर में एक जगह रखिए, अदरवाइज डुप्लिसिटी होती है, हैपहैजार्ड वे में पढ़ते हैं और उससे एंट्रोपी क्रिएट होती है और नॉट गुड, रिवीजन नहीं हो पाएगा। सो कंसोलिडेट ऑल द मटेरियल इन वन, ऑल मैपिंग इन वन सिंगल एटलस। ये स्वेज कैनाल है, बहुत न्यूज में है। स्वेज कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। 1869 में ये कैनाल कंप्लीट हुई थी। ये लोअर पार्ट ऑफ नाइल बेसिन एंड सिनाई पेनिनसुला में सेपरेट कर रही है। ये इधर इजिप्ट में है। नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे पोर्ट स्वेज है। कैनाल 162 लंबी है,
ये 4 बड़ी लेक हैं, मंजाला, तिमशा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। इनसे पास होते हुए ये जाती है रेड सी टू से दिस मेडिटेरेनियन सी। तो स्वेज कैनाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अभी शिप गॉट स्टक, सो यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वेज कैनाल। देन ऐसी ही एक पनामा कैनाल है। पनामा कैनाल जो है ये इस्थमस ऑफ पनामा को कनेक्ट करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्थमस? टेल। इस्थमस क्या होता है? तो ये इस्थमस पनामा को कट करती है। पैसिफिक ओशियन और कैरेबियन सी, अटलांटिक कनेक्ट करती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्गा कैनाल सिस्टम कहाँ पर है? ये भी नेविगेबल कैनाल है, 11,200 किलोमीटर की है। वोल्गा रिवर ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। मॉस्को रीजन जो होता है वो वाटरवे के थ्रू कनेक्टेड है, वोल्गा मॉस्को कैनाल। नेविगेशन पॉसिबल होता है ब्लैक सी थ्रू वोल्गा डॉन कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया काफी न्यूज में है, ब्लैक सी एंड वोल्गा कैनाल सिस्टम। फिर एक सेंट लॉरेंस वाटरवे है, ये ग्रेट लेक्स जो यूएसए की है। इन सारी लेक्स के नाम बताइए ग्रेट लेक्स। इस ग्रेट लेक्स को यूएस कनाडा बॉर्डर पे है, उसको कनेक्ट करती है अटलांटिक से। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाटरवे। फिर एक सू कैनाल होती है, ये सुपीरियर और ह्यूरॉन को कनेक्ट कर रही है। एरी जो है, एरी और ह्यूरॉन को। वेललैंड है वो एरी और लेक ऑन्टोरियो को। कील कैनाल है, कील कैनाल जर्मनी में है, नॉर्थ सी विद बाल्टिक सी कनेक्ट हो रहा है। स्टालिन व्हाइट बाल्टिक है, ये बाल्टिक और आर्कटिक को है। फिर राइन मेन डेन्यूब कैनाल है, ये नॉर्थ सी को ब्लैक सी से कनेक्ट कर रहा है। आपका होमवर्क क्या है? अभी तुरंत एटलस का ओपन करना मैप और इन सारे रीडिंग्स को अपने एटलस में नोट करना। स्वेज, पनामा, वोल्गा, सेंट लॉरेंस, सू, एरी, वेललैंड, कील, स्टालिन और राइन डेन्यूब कैनाल। सिमिलरली वाटरवे की बात आती है तो कैनाल इज वन थिंग, देन सी रूट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी रूट वाटरवे ज्वाइन करता है डेवलप्ड रीजन वेस्टर्न यूरोप का डेवलप्ड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। ओके, यूरोप और अमेरिका। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इसमें, जैसे ग्लासगो है, मैनचेस्टर है, साउथहैम्पटन, लंदन, रॉटरडम, ये सारे यहाँ पे है। नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियनिक रूट है ये सबसे बिजिएस्ट रूट है और फाइनेंशियली सबसे इंपॉर्टेंट भी। ये सारे जो बड़े शहर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब इस नॉर्थ अटलांटिक सी रूट में आते हैं। जितना गुड्स यहाँ पे होता है उसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत है, मैक्सिमम गुड्स जो है वो वाटरवे के थ्रू ही हो रहा है। फिर ऐसे ही साउथ अटलांटिक है, इसमें साउथ अटलांटिक के कंट्रीज आ जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका यूरोप भी है और साउथ अमेरिका भी है, तो इसमें ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी साउथ अटलांटिक ओशियानिक रूट में। फिर पैसिफिक की बात करें तो पैसिफिक में क्या होगा? एक साइड अमेरिका और दूसरी तरफ हो गया ईस्ट एशिया। जैसे कि एक तरफ चाइना, कोरिया, जापान, फिलीपींस हुआ, इंडोनेशिया, मलेशिया, और दूसरी तरफ हो गया दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियानिक रूट है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली साउथ है तो साउथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बटर, डेयरी प्रोडक्ट, चीज, स्किन, रबर एटसेट्रा का। इंडियन ओशन के भी रूट्स हैं इंडिया से, जैसे टी हुआ, जूट हुआ, मिनरल ओज हुआ, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जाते हैं। तो ये इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक मेडिटेरेनियन सी का रूट होता है। मेडिटेरेनियन वाटर जैसे एशिया से ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अटलांटिक कनेक्ट हो रहा है। मैक्सिमम कंट्रीज जैसे मेडिटेरेनियन है, यूरोप का दिस वाटर बॉडी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में। तभी हमने देखा था जो स्वेज कैनाल है रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्या हुआ? डिस्टेंस शॉर्ट हो गया। वरना पहले केप ऑफ गुड होप वाला रूट होता था, अफ्रीका से ऐसे नीचे घूम के आते थे, तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेरेनियन। ये रूट भी एक्टिव है बट अब इससे डिस्टेंस शॉर्ट हो गया है रेड सी स्वेज कैनाल वाले से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग्स हैं, इन मैपिंग्स को आज हमें एटलस में रेडी करना है। हिस्ट्री की बात करें तो ये है अजंता केव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजंता एंड एलोरा। तो अजंता जो है ये सह्याद्री रेंज में है, वेस्टर्न घाट। ये वाघोरा रिवर पे है, औरंगाबाद के पास है, महाराष्ट्र में। यहाँ कितनी केव्स हैं? 29 केव्स हैं और सारी की सारी बुद्धिस्ट है। ये जो होती थी ये विहार होती थी। विहार मतलब जैसे रेसिडेंशियल एरिया, मयूर विहार एटसेट्रा जैसे दिल्ली में, तो ये विहार मतलब रेसिडेंशियल एरिया हो गया। तो विहार है और कुछ चैत्य है। चैत्य का मतलब चिंतन करना, मतलब प्रेयर। तो चैत्य, चिंतन, प्रेयर, विहार मतलब रेसिडेंस। 29 केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव्स हैं, और ये है सह्याद्री रेंज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। टाइम ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ? ये करीब 200 BC टू 650 AD के टाइम पे डेवलप हुआ। यहाँ बुद्धिस्ट मंक हैं, पैट्रोनेज था वाकटका किंग्स का,
हरीश सेनाका, इन्होंने इन केव्स को डेवलप करने में हेल्प किया। अब ये जो टाइम हो रहा है ना, अभी हम गुप्ता इरा तक आ रहे हैं, 200 BC टू 650 AD आ गया। यह चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर फाहियान ने भी इसका मेंशन किया है, वैन सेंग ने भी इसका मेंशन किया है, हर्षवर्धन इरा। तो फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। वैनसेंग कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे अराउंड 600, और पहले आया था फाहियान अराउंड 380 में। तो अजंता केव्स इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग्स भी है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग है। आप बताओ फ्रेस्को का क्या मतलब होता है? फ्रेस्को हमने पढ़ा है ना, मुराल, फ्रेस्को एटसेट्रा। ये फ्रेस्को पेंटिंग है यहाँ पे। रेड कलर यहाँ पे यूज है, ब्लू कलर का एब्सेंस है, और बुद्धिज्म के अराउंड इसकी स्टोरीज है, बुद्धा एंड जातका स्टोरी। ये यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 की। तो ये क्विक फैक्ट्स हैं अजंता केव्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अजंता केव्स। यूनेस्को सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलोरा है, एलोरा अराउंड 100 किलोमीटर दूर है अजंता से, सह्याद्री रेंज में। नंबर ऑफ केव्स कितनी है? 34 है। अब यहाँ पे ब्राह्मणिकल भी है, बुद्धिस्ट भी है, और जैन केव्स भी है, सब है यहाँ पे। इनका डेवलपमेंट 5th to 11th सेंचुरी एडी में हुआ था। तो ये थोड़ी नई है अजंता केव से। वेरियस गिल्ड्स हैं, विदर्भ, कर्नाटका, तमिलनाडु, उन्होंने इनको बनाया। थीम भी इसकी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, नेचर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है कैलाशनाथ केव 16 में, कैलाशा टेम्पल, कैलाशा रेंज ऑफ हिमालय। एक्चुअली ये जो टेम्पल है ना, ये टेम्पल ऊपर से कट करना चालू किया है उन्होंने, और ये जो पूरी केव है मतलब टॉप टू बॉटम बनाया गया है, और ये सिंगल मोनोलिथिक रॉक को ऐसे कट करके बनाया। तो दिस इज आर्किटेक्चर का ये एक ह्यूज ह्यूज बहुत बड़ा वाला दिस मिराक्युलस वर्क यहाँ पे इन्होंने किया है, एग्जाम्पलरी वर्क है एलोरा केव्स में, कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये तो था अजंता, और ये क्या है? एलोरा। इन दोनों के बारे में बेसिक्स ये सारे याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं बजट का। बजट हम सेपरेटली भी देखेंगे। जो बजट स्पीच है निर्मला सीतारमन मैम ने जो अभी दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप उसको पढ़ना। उसकी जो थीम्स हैं, किस स्कीम में एम्फेसिस है एटसेट्रा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बजट में प्राइमरली क्या होता है? बजट जैसे एज सच बजट वर्ड यूज नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये किस आर्टिकल में है? आंसर। तो ये आउटलाइन बताता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कंपेयर्ड विद द प्रीवियस बजट एस्टिमेट, कि कितना खर्चा एक्चुअली हुआ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। गवर्नमेंट का फोरकास्ट बताता है कि कितना पैसा आएगा, खर्चा होगा अगले साल में। और प्रपोज चेंजेस होते हैं टैक्सेस और एक्सपेंडिचर। एक्चुअली क्या है, जैसे 1000 रुपए आए और फिर इसको हमें खर्च करना है, किस हेड में कितने पैसे खर्च करना है, ये सब चीजें होती है वो बजट में आती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब गवर्नमेंट चेंज कर सकती है प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स कितना रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, जिसके हिसाब से रिसीट भी हो रहा है। देखो रिसीट का मतलब होता है पैसा आना, एक्सपेंसेस का मतलब पैसा जो खर्च हो रहा है। इन दोनों का जो लेखा जोखा है दैट इज कॉल्ड बजट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हमने पहले पढ़ा है। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाया गया है और जिससे वसूली की जा रही है वो सेम है, इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों डिफरेंट होते हैं। तो कितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट रखना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना करना है डिफेंस वगैरह में, ये सब चीजें आपकी बजट में देखी जाती है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो 3 हेड होते हैं। एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसमें सारे रेवेन्यू एंड लोन्स आते हैं जो गवर्नमेंट ने रिसीव किए। आर्टिकल 1143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है नो मनी कैन बी टेकन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बिना अप्रूवल ऑफ लोकसभा, विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा। तो ये कंसोलिडेटेड फंड है। कंसोलिडेटेड फंड किस आर्टिकल में है? आंसर कंसोलिडेटेड फंड। तो पहला तो कंसोलिडेटेड फंड से कैसा पैसे कैसे निकालना है, ये सब चीजें बजट में बताया। कंटिजेंसी फंड किस आर्टिकल में मेंशन है? आंसर कंटिजेंसी मतलब कुछ इमरजेंसी आ गया तो प्रेसिडेंट ने अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ से पैसे निकाले। फिर एक पब्लिक अकाउंट होता है, इसमें रिसीट एंड पेमेंट होता है, कितना डिपॉजिट हुआ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट में अपन ने कोई टैक्स भरा, प्रोविडेंट फंड का पैसा आया, स्मॉल सेविंग का आया, वो सब पब्लिक अकाउंट में होता है। तो ये 3 फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट। सो बजट मतलब होता है पैसा कितना खर्च करना है डिफरेंट हेड्स वगैरह से और कितना इनकम आया, इसका बैलेंस बनाना इज अबाउट बजट। अब जो बजट होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है? जिसमें करंट रिसीट्स आ रही है। करंट रिसीट्स जैसे सेंट्रल एक्साइज का आया, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह आया, या फिर डिविडेंड्स जो इशू हुए पीएसयूज के द्वारा, या कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, ये रेवेन्यू अकाउंट में आया। कैपिटल अकाउंट में वो आता है जो कैपिटल रिसीट है, जैसे आपने कुछ डोमेस्टिक एंड फॉरेन लोन पे कोई खर्चा किया, लोन का रीपेमेंट किया,
लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट्स किया। तो यहाँ पे जो एसेट्स भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं और कोई लाइबिलिटी में भी फर्क नहीं हो रहा है। तो ऐसे दो होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये जो रेवेन्यू और कैपिटल है, इसको आगे इस सीरीज को भी, जो बजट सीरीज है, कंटिन्यू रहेगा। इसको मैं कल भी और डिटेल में बताऊंगा इन सब चीजों का। प्राइमरली हम इसको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि बजट क्या है। जैसे पहले प्लान और नॉन प्लान भी बजट की बात आती थी एक्सपेंडिचर की, जो बाद में हटा दिया गया। अब प्लान नॉन प्लान नहीं होता है। बजट क्या है? जैसे एक रेवेन्यू हुआ और कैपिटल हुआ, रेकरिंग टाइप। रिसीट में क्या हुआ? जैसे टैक्स हुआ, इनकम टैक्स आया, प्रॉपर्टी टैक्स आया, कमोडिटी का टैक्स आया। नॉन टैक्स में क्या आया? जैसे करेंसी कॉइनेज मिंट से रिलेटेड है, कोई इंटरेस्ट रिसीट हुआ, डिविडेंड मिला। तो ये सारा चीज जो हुआ वो गया रेवेन्यू। और रेवेन्यू में भी रिसीट हुआ, मतलब रिसीव किया सरकार ने, रेवेन्यू रिसीव किया, टैक्स और नॉन टैक्स। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कोई पब्लिक सर्विस पे एक्सपेंडिचर किया, इकोनॉमिक सर्विस पे किया, सोशल कम्युनिटी के लिए कुछ एजुकेशन, मेडिकल, एम्प्लॉयमेंट इधर किया, तो ये हुआ खर्चा। तो रेवेन्यू हेड का इनकम, रेवेन्यू हेड का खर्चा। सिमिलरली कैपिटल होता है, तो कैपिटल में जैसे लोन्स दिए अपने स्टेट्स एंड यूटी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये एक्सपेंडिचर है, बट जो लोन्स दिए गए हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इकोनॉमिक, सोशल, कम्युनिटी डेवलपमेंट किया, डिफेंस एंड अदर्स, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सिमिलरली कैपिटल में अगर रिसीट पार्ट की बात करें तो नॉन रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस हुआ, नेट मार्केट बोरोविंग हुआ, नेट स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन हुआ, ये इधर रिसीट्स में आएगा। तो ये सारे बजट्स के डिफरेंट हेड होते हैं। बजट हमें अच्छे से करना है, हम इसके और टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और साथ ही साथ बजट का स्पीच भी अच्छे से देखेंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है? न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा था। स्टेट बैंक के, अब मतलब बैंक्स के एटीएम के बजाय हम यूपीआई से भी वहां से पैसा निकाल पाएंगे। एक क्यूआर कोड आएगा, मोबाइल से स्कैन करो, कोड आएगा, एंटर करो एंड यू विल गेट द मनी, लाइक दैट। तो व्हाट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? ये आईएमपीएस का एडवांस्ड फॉर्म है। फंड ट्रांसफर में ये हेल्प होता है। कैशलेस पेमेंट इससे फास्टर, इजियर, स्मूदर हो गया है। यूपीआई सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल में भीम यूपीआई इनेबल करो और आप ये पेमेंट वगैरह सब यहाँ पे हो जाएगा। यूपीआई जो है ये एनपीसीआई का बहुत बड़ा हिट है। यूपीआई ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत हिट माना जा रहा है। एनपीसीआई और भी ऑपरेट करता है, जैसे एनएसीएच, आईएमपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, भारत बिल पेमेंट सर्विसेज, रूपे। ये एक सवाल आया था कि एनपीसीआई इनमें से कौन कौन सी चीजें देखता है, तो ये सारी चीजें एनपीसीआई का है। ये एईपीएस भी इंपॉर्टेंट है, रूपे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूपीआई के एप्स हैं वो ऐसे हो सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, ये सब एप्लीकेशंस हैं। जो कोर है वो यूपीआई है और उसके ऊपर ये सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। भीम जो है ये गवर्नमेंट का ऑफरिंग है। तो दिस इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सिमिलरली जैसे आईएसआरओ की दो लॉन्च व्हीकल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जिससे हमको सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ना है। एक है पीएसएलवी, दूसरा है जीएसएलवी। पीएसएलवी जो है ये लॉन्च हुआ था 1994 में, फर्स्ट लॉन्च हुआ था। पीएसएलवी हमारा वर्क हॉर्स है, सबसे रिलायबल रॉकेट है पीएसएलवी। इसमें बहुत ज्यादा इटरेशन हुआ है, पावरफुल भी बना दिया गया है अब तो। पीएसएलवी बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मशीन है। फर्स्ट इंडियन व्हीकल था जिसको लिक्विड स्टेजेस से लॉन्च किया। मोस्ट रिलायबल रॉकेट है यूज बाय इसरो टिल डेट। 52 ऑफ इट्स 54 फ्लाइट सक्सेसफुल रही है। जो दो स्पेसक्राफ्ट थे, चंद्रयान 1 एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट 2013, दोनों पीएसएलवी से लॉन्च हुए थे। अभी करंटली दो लॉन्च व्हीकल्स पीएसएलवी एंड जीएसएलवी प्राइमरली हम यूज कर रहे हैं, बट इनके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हुआ। दूसरा होता है जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ज्यादा पावरफुल रॉकेट होता है। ये हैवियर सैटेलाइट को लिफ्ट करने के लिए होता है। जो डीप स्पेस मिशन करना है उसके लिए जीएसएलवी होता है। 18 मिशन अभी तक हुए हैं, 4 का फेलियर भी हुआ है। 10,000 किलो की सैटेलाइट कैरी कर सकता है। अब बिकॉज मोर पावरफुल है तो यहाँ क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है वो अभी हम मार्क 2 से डेवलप चालू किया था, मार्क 3 में थोड़ा सक्सेस मिला है। क्रायोजेनिक क्या होता है? कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर। यहाँ एक और चीज होती है कि ये जो व्हीकल्स हैं, बिकॉज इसका कैरी वेट ज्यादा है, 10,000 केजी से ज्यादा का वेट कर रहा है, तो जो पावर डिलीवरी है वो कैसे हम स्मूथली करें, इस चीज को सेल्फ सफिशिएंसी लाने में हमें थोड़े हिकअप्स भी आए थे, कुछ मिशंस भी फेल हुए। बट मार्क 3 का जो वर्जन है वो अब सेल्फ सफिशिएंट लॉन्चिंग इट सैटेलाइट है। वरना पहले हमें यूरोपियन से हेल्प मांगनी पड़ती थी कि हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो। अभी 4th स्टेज पे चल रहा है, इंडिजीनस है ये भी। तो जीएसएलवी भी अगेन रिलायबल हो रहा है, इसके इटरेशन हो रहा है। ये जीएसएलवी होता है, ये हैवी सैटेलाइट्स के लिए होता है।
PSLV यूजुअली कम हैवी सैटेलाइट्स के लिए होता है, बट PSLV पुराना है, रिलायबल है। GSLV भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। इसरो का वो कंपाइलेशन शेयर करना है, गिव मी सम टाइम, मैं स्पीड अप कर रहा हूँ, उसको मैं अभी शेयर कर दूंगा। सो दिस इज GSLV, PSLV, UPI, दिस इज बजट और रेवेन्यू कैपिटल, एंड दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलोरा अजंता, ये है मेजर सी रूट्स, मेजर कैनाल रूट्स, एंटी डिफेक्शन के बारे में बात किया, एंड क्विक फैक्ट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।